student. In a yesterday class we have completed our exercise 6.3 and so today we will start exercise 6.4. So let's start. First question, if x is equals to 4, find the value of x plus 3. x की वैल्यू हमें 4 गिवन है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 3 की क्या वैल्यू होगी. मींस कि x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे. तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 प्लस 3. द वैल्यू इज 7. सिमिलरली एंड द सेकेंड पार्ट इज 3x माइनस 6. वैल्यू ऑफ x इज 4. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, 4 पुट करेंगे माइनस 6. 3 4 जा 12 माइनस 6. 12 में से 6 लेस करें 6. दिस इज अवर आंसर. सिमिलरली फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं हम इसी का ही. 2/3x माइनस 1. अब देखो 2/3 है, x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. सो इसको हम राइट करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1. तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 माइनस 1. अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं वहां 1 मान लेते हैं. तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3. तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 एंड द आंसर इज 5/3. तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3 x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x प्लस 4y माइनस 6. तो x की प्लेस पे पुट करेंगे हम 3 और y की प्लेस पे पुट करेंगे हम -2. सो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं. 5 की और x की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 5 3 जा 15 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 15 प्लस. अब देखो प्लस का 4 है और y की वैल्यू -2 है तो प्लस माइनस विल मेक माइनस. सो 4 2 जा 8 हो जाएगा और -6 एज इट इज. अब ये दोनों देखो माइनस की फैमिली है, नेगेटिव फैमिली है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे. तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14. सो 15 और 14 का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इज अवर आंसर. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 16. तो x स्क्वेयर यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3. तो 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9. तो यहाँ पे हम इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं. पहले 3 स्क्वेयर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 16. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 माइनस. अब देखो माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस. 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36 प्लस 16. अब हम इन सब का सम कर देते हैं. अब देखो 6 प्लस 6 12 और 12 प्लस 8 20. 20 की 0 2 कैरी हो गई हमारे पास. 2 कैरी हो गई है 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 7. तो टोटल क्या हो गया इसका हमारा 70. तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है. फर्स्ट और सेकंड आप लोग खुद ट्राई करोगे. सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू इफ a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू 3. a की वैल्यू -2 पुट करेंगे और b की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं. 5 a की वैल्यू क्या है -2 क्यूब हो जाएगा प्लस 2 वैल्यू ऑफ a इज -2 स्क्वेयर एंड -3 एज इट इज. इसमें b है नहीं तो हमें b की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी है. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 -40. अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा. अब जब पावर हमारी इवन नंबर में होती है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 8 -3. अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमारे पास हो गए हैं 40 और 3 -43 प्लस 8. अब इसमें से लेस कर देंगे. 13 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ पे 3 -35 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है. अब बाकी के आप पार्ट इसी तरह से ट्राई करोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है m स्क्वेयर प्लस 3mn माइनस n स्क्वेयर है. अब हमें m और n की वैल्यू पुट करनी है बस इसमें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो m की वैल्यू क्या है 2 स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 3 वैल्यू ऑफ m 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 1 स्क्वेयर हो जाएगा. अब इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 2 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास 4
और यहाँ पे हो जाएगा -3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 6 में से 6 और 1 7, माइनस के 7 और +4, 7 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? -3। तो आंसर क्या आ गया हमारा? -3। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकेंड पार्ट और ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, a² + 4ab + b² है। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू क्या हमारे पास? 3m है और b की वैल्यू क्या है? 5n है। पहले हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं। a और b की मैंने वैल्यू पुट कर दी है 3m² + 4 × 3m × 5n और b की वैल्यू 5n, तो +5n² यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसको हम राइट करेंगे 9m² प्लस 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। अब जो हमारे पास वेरिएबल है उनको एज इट इज राइट करेंगे mn प्लस 5 5 जा 25 n²। अभी भी देखो हमें m और n की वैल्यू गिवन है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 और n की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 है। तो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9, m की वैल्यू क्या है? 2² प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 25 मल्टीप्लाई -1²। सबकी वैल्यूज पुट हो गई है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है और 4 9 जा 36। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 36। अब देखो यहाँ पे क्या है? -1 है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस। 62 जा 120 हो जाएगा हमारे पास और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सो +25 एज इट इज आएगा। अब 25 और 36 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 36 + 25 हो जाएगा हमारा 61। 61 - 120। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 120 में से 61 हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -59। तो इस तरह से हमें बाकी के 2 पार्ट और रहते हैं, थर्ड और फोर्थ, वो आप लोगों को खुद ट्राई करने। मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको करा दिया है। आपको इस तरह से वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 5y² + 6y - a is equals to 8 for y is equals to 2। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? 5y² + 6y - a is equals to 8 where y is equals to 2। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 2 पुट करेंगे और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ y पुट कर देते हैं हम। 5y² क्या है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा -a इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 और 4 5 जा 20। 20 + 12 - a इज इक्वल्स टू 8। अब 20 और 12 को हम ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 32। अब इस 32 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। सो -a इज इक्वल्स टू 8 - 32 हो जाएगा। implies that -a इज इक्वल्स टू, अब कितना हो जाएगा? 32 में से 8 लेस करेंगे तो कितना होगा? 24। तो माइनस के 24 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन था 5y² + 6y - a इज इक्वल टू 8 वेयर y इज इक्वल टू 2। हमने वैल्यूज को पुट किया है और a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4 इज क्वेश्चन नंबर 6। Find the value of b if 6m² - 5mn + 2b is equal to -10 for m is equal to 1 and n is equals to -2। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है? इक्वेशन बन जाएगी हमारी 6m² - 5mn + 2b is equals to -10 where m is equal to 1 and n is equal to -2। m की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है और n की वैल्यू हमें -2 पुट करनी है और उससे हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुटिंग करते हैं। m की प्लेस में हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे एज इट इज नोट करेंगे हम 6 -5 1 पुट करेंगे तो 5 एज इट इज रहेगा और -2 पुट करेंगे तो 5 2 = 10 और माइनस माइनस विल मेक प्लस। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2b। b की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको हम एज इट इज नोट करेंगे इज इक्वल्स टू -10। 10 और 16 को हम ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 16। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। 2b इज इक्वल्स टू -10 - 16 वेयर
अब b जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, वेयर b इज इक्वल्स टू 10 और 16 26 माइनस 26 अपॉन में 2 से हम इसको डिवाइड करा रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा और 2 13 जा एंड द आंसर इज माइनस 13. सो वैल्यू ऑफ b इज माइनस 13. तो वैल्यू ऑफ b के आगे माइनस 13. दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 6.4. इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5. थैंक यू. Morning dear student of class 7, this is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are continuing our S7 syllabus, and in our previous video I have told you about the few content of the chapter 8, that is the soil. Now in this video we will continue our further content. So let's start. So the content are, firstly we will discuss about the soil and crops. Student, before discussing this, here is a fact that is given. You know student, when the water falls on the ground it seeps into the underground, but when the water falls on the cemented ground, what happened to that? See, here is a question that I have asked you. I am asking you to that question. The answer is cemented ground is porous. Student, you know that जो cemented ground होता है वो भी porous होता है because उसमें भी कुछ पोरोसिटी होती है एंड कुछ कंटेंट कुछ एयर उसमें से भी पास आउट होती है, बट इट इज़ इन कंपैरिजन टू द सॉइल इट इज़ वेरी लेस पोरस. ओके, सो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ वेरी स्लो. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द सीमेंटेड फ्लोर इवापोरेट्स और रन ऑफ. अक्सर क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारा सीमेंटेड फ्लोर होता है उस पर अगर पानी गिरता है तो वो बहुत ही स्लोली नीचे सीप्स डाउन होता है, मीन्स रिस कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है उसके साथ वो इवापोरेशन हो जाता है या फिर वो रन ऑफ बह करके कहीं और चला जाता है और किसी नाले वगैरह के थ्रू वो ग्राउंड में वापस चला जाता है. ओके, द कंटेंट इज क्रॉप एंड सॉइल के बारे में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे. द क्रॉप्स जो होती है आर अ सोर्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, स्पाइसेस एक्सेट्रा, बिकॉज यू नो द क्रॉप्स की वजह से ही हमें डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं. द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रॉप. जो सॉइल की टाइप होती है एंड उसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट दैट डिटरमाइंस वही निश्चित करते हैं कि विच टाइप ऑफ क्रॉप्स वी कैन ग्रो इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, इन आवर कंट्री मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड. आपको पता है हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द 3 टाइप्स की सॉइल फाउंड होती हैं. द फर्स्ट वन इज सैंडी, क्लेई एंड लोमी. सैंडी में दैट इज कंटेन द मोर अमाउंट ऑफ सैंड. क्लेई में आपको पता है सैंड, सिल्ट, ह्यूमन्स दोनों होता है. लोमी में सिल्ट, सैंड ये चीज़ें कंटेंट करता है. ओके, द टॉप soil of a place can be made up of one or more than one type of soil particles. जो टॉप soil होती है हमारी जो ए हॉरिजन की जिसकी हम बात करें, ए हॉरिजन से ऊपर की जो टॉप लेयर होती है या टॉप soil जो होती है वो स्टूडेंट किससे बनी हुई होती है? वो 1 और 2 टाइप्स के या मोर देन 1 टाइप के पार्टिकल्स से बनी हुई होती है. हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में मतलब एक निश्चित जगह में या किसी एक पर्टिकुलर सॉइल की जो टाइप होती है उसमें किस तरीके के क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं. सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन द क्ले एंड लोमी सॉइल. जो सीरियल्स होते हैं हमारे वीट, ग्राम, पैडी, ये सारे जो मतलब होते हैं हमारे वो मोस्ट ऑफ द क्लेई और लोमी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं बिकॉज दीज सॉइल हैव बेटर वाटर. बिकॉज स्टूडेंट क्या होती है जो क्रॉप्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम वाटरिंग की ज़रूरत होती है, तो पानी अगर उन्हें चाहिए होता है देन दे गेट फ्रॉम द. अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की नहीं होगी तो हमारे प्लांट्स अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. वो वाटर्स सिर्फ वाटर की ही नहीं बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट, बिकॉज वाटर के साथ जब वो अगर ग्राउंड से वाटर लेते हैं उस जिस मिट्टी में वो उगे हुए हैं वहाँ से पानी लेते हैं तो उसके साथ वो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए भी वाटर की नीड होती है. सो स्टूडेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल्स की वो ज़्यादा होनी चाहिए. सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर विद गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी क्रॉप. और वो सॉइल जो कि मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स में गुड हो, अच्छी हो, या फिर जिसमें क्ले ज़्यादा हो एंड प्लस में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, तो वो जो सॉइल होती है दैट इज़ द गुड फॉर आवर पैडी क्रॉप्स. पैडी क्रॉप्स जो होती है बिकॉज पैडी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट एंड लॉट अमाउंट ऑफ वाटर. उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट इज़ द बेस्ट, मीन्स क्ले सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द
paddy crops growing. Okay. Next student, loamy soil which drain water easily are suitable for lentils and other pulses. लोमी सॉइल जो होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि वो वाटर को ड्रेन कर देता है, मीन्स उसमें से जल्दी से पानी छन सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो लैंटिल्स और हमारे जो पल्सेस वगैरह होती हैं उनके लिए गुड होती है, बिकॉज ये पल्सेस वगैरह जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, रिक्वायरमेंट होती है. सो फॉर दीज द लोमी सॉइल इज़ बेटर. फॉर ग्रोइंग कॉटन सैंडी लोमी सॉइल इज़ मोर सुटेबल. अब देखिए कॉटन की बात करें तो कॉटन को ग्रो करने के लिए सैंडी लोमी सॉइल मीन्स लोमी प्लस में सैंडी, उसमें दोनों ही अमाउंट होना चाहिए सॉइल का, वो सॉइल गुड होती है, बिकॉज इसको वाटर ड्रेनिंग एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए होती है. सैंडी सॉइल में एयर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, मतलब एयर और वाटर ड्रेनिंग, ये तो इस तरीके से एयर होल्डिंग लोमी में एंड सैंडी में वाटर ड्रेनिंग, तो इस तरीके से दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो उनका जो टेक्सचर है वो भी मतलब इक्वल सा हो जाएगा, तो उसमें इजीली वाटर ड्रेन भी हो जाएगा और एयर होल्ड हो जाएगी, मीन्स वो एयर को रोक कर रख सकेंगे. तो सो फॉर दीज द कॉटन in this the cotton crops are grown. The next is clay soil are fertile. आपको पता है स्टूडेंट क्ले सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस. उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनता है. दीज सॉइल आर वेरी गुड फॉर कल्टिवेटिंग वीट. और क्ले सॉइल में हम वीट को भी ग्रो कर सकते हैं बिकॉज उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, एंड हम जितना ह्यूमस अपने प्लांट्स को देंगे, जितना ऑर्गेनिक मैटर देंगे, वो बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर स्टूडेंट रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, तो जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिलेंगे दीज विल बी हेल्पफुल फॉर देयर बेटर यील्ड एंड बेटर ग्रोथ. See student, this is the activity. Through this activity you can get to know that different component of soil. ये एक्टिविटी स्टूडेंट आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं. इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस वाटर, सॉइल और एक जार चाहिए. वाटर में ऑलरेडी बहुत सारा मिक्सचर होता है, एंड आप इसको क्या कर सकते हैं, जब आप उसको फिल करके किसी बॉटल में, देखिए प्रोसीजर क्या है, टेक अ जार, आपको क्या करना है, उसमें पानी फिल करना है, और उसके बाद नाउ डिग अप अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल लेनी है, वो उसके अंदर डालनी है, उसको पुट स्टिर करके, और कुछ देर के लिए आपको अनस्टिर्ड मतलब उसको टच नहीं करना है, वो थोड़ी देर के लिए आपको एज इट इज छोड़ देना है. देखिए नाउ सम टाइम व्हाट विल हैपन, द सॉइल विल सेटल डाउन. जो सॉइल होगी वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जम जाएगी, स्थिर हो जाएगी. व्हाट नाउ यू विल ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, you will observe that the particles settle down, the different layers showing the various component of soil are formed. आप जब देखेंगे कि आपने जो गार्डन सॉइल ली थी उसको स्टिर वो किया और आपने उसको फिर रख दिया थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए, तो आप देखेंगे उसमें डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होगी. जो ग्रेवल्स या थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह मतलब जो कंकड़ वगैरह होंगे स्टूडेंट, वो जाके वहाँ पे इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे. तो इनकी डिफरेंट लेयर्स बनती जाती है. ओके, द टॉप मोस्ट लेयर, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है आपको. द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ हैवी पार्टिकल्स, द लेयर इज द ग्रेवल, जस्ट अबव इट द लेयर ऑफ द सैंड, फिर सिल्ट होगा, और उसके बाद आपको टॉप मोस्ट लेयर जो होगी वो लाइटर पार्टिकल्स, ह्यूमस एंड फ्लोटिंग वाटर. तो सबसे नीचे देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, हैवी पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे. उसके बाद छोटे छोटे से एकदम छोटे वाले कंकड़ होंगे. उसके बाद आपको सैंड दिखाई देगी, सिल्ट दिखाई देगी, एंड द फर्स्ट जो टॉप मोस्ट पे लेयर होगी उसमें आपके क्या होंगे स्टूडेंट, ह्यूमस, जो मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर, बिकॉज वो लाइटर हो जाते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करते हुए रहेंगे आपको. सो द कंक्लूजन इज we get the small pieces of rock, gravel, sand, silt, water, living and dead insects of the plants. You have to write this activity in your fair notebook and have to draw this diagram in your fair notebook. See student, all these that you can see in this diagram are the layers of the soil. Now see student, this is the activity 4 that you have to do in your fair notebook. In this you have to मतलब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे दैट द वाटर एब्जॉर्ब कितना होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर, और सॉइल क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल. ओके, द मटेरियल दैट यू रिक्वायर, द 2 कॉनिकल फ्लास्क चाहिए इक्वल क्वांटिटी के, 20 ग्राम सैंड चाहिए, 20 ग्राम ही क्ले चाहिए, और एक फिल्टर पेपर और वाटर चाहिए. ओके, नाउ यू हैव टू डू प्लेस द फनल ओवर द कॉनिकल फ्लास्क को, आपको इस तरीके से फ्लास्क के ऊपर रखना है फनल को, एंड आपको इसमें एक फ़िल्टर पेपर लगा देना है. ये दिख रहा है आपको फ़िल्टर पेपर, साइड में ऐसे रोल करके
इस तरीके से जैसे हम मेहंदी की कीप बनाते हैं, लाइक दैट स्टूडेंट यू हैव टू पुट द फिल्टर पेपर इनटू दैट कॉनिकल इनटू दैट फनल। नाउ आपको क्या करना है, 20 ग्राम सैंड लेनी है एक फनल में और दूसरे में 20 ग्राम क्ले लेनी है और उसमें 200 ml वाटर मिक्स करके डालना है। अब आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ईच फ्लास्क, आप देख रहे हैं कि किस फ्लास्क में कितना पानी इकट्ठा हुआ है। आप ऊपर से जब डालते जाएंगे तो उसमें देखिए सारा जो सैंड है आपका उसमें से सारा पानी छिन के नीचे आ जाएगा, बट जो क्ले है, क्ले वाला कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर है, बिकॉज क्ले क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके तो देखिए यहाँ पे मेंशन क्या हुआ, ए इनिशियल वाटर माइनस फाइनल वाटर कलेक्टेड इज इक्वल टू 200 ml था और जितना भी वाटर कलेक्ट हुआ है उतना उसको मेजर करके आप ये कर सकते हैं। बट यू नो आई न्यू दैट कॉनिकल फ्लास्क अवेलेबल नहीं होगा, सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन डू, ओके, बिकॉज आप ग्लास अगर लेते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी। नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय, तो वाटर एब्जॉर्ब परसेंटेज जो है आप इस तरीके से गेन कर सकते हैं। ओके ना ऑब्जर्वेशन क्या है, क्ले एब्जॉर्ब मोर वाटर देन सैंड, बिकॉज सैंड में जो है स्पेस ज़्यादा होता है और सारा पानी उसके पार्टिकल्स से बहता हुआ नीचे आ जाएगा। सो कंक्लूजन इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्ले इज मोर देन सैंड, तो क्ले की ज़्यादा कैपेसिटी है इन कंपेरिजन टू सैंड वाटर एब्जॉर्बिंग। नाउ स्टूडेंट यू हैव टू डू द MCQs इन योर फेयर नोटबुक। द फर्स्ट वन इज लोम इज अ मिक्सचर ऑफ, लोम किस चीज़ का मिक्सचर है स्टूडेंट, sand and clay and silt, sand and silt, clay and gravel. So the right answer is student sand and clay, because इसमें sand और clay दोनों होता है, that is the mixture of loam. loam जो है sand और clay का mixture है. Which of these are weathering agent? weathering agent student wind, water, temperature तीनों ही हमारे weathering agent होते हैं. So the right answer is all of these. Which soil type has the poorest water holding capacity? poorest water सबसे खराब, तो स्टूडेंट क्ले सॉइल की गुड होती है, लोमी की भी होती है, बट द सैंडी सॉइल हैव द पुअरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ह्यूमस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल बिकॉज इट, ह्यूमस जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल का, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है. सो द राइट आंसर इज टू मेक द सॉइल फर्टाइल. सॉइल इरोजन इज, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन नो, वेदरिंग नो, सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी का बनना नो. दिस इज द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द विंड एंड रनिंग वाटर, तो ये विंड और रनिंग वाटर के थ्रू जो टॉप सॉइल का रिमूवल होता है दैट इज द सॉइल इरोजन. सो स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस कंटेंट इन योर फेयर नोटबुक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय. गुड मॉर्निंग 7th क्लास. आज हम करेंगे पार्ट 10 हमारा, हंसी एक अनुपम टॉनिक. तो क्या है इस पार्ट में, इस पार्ट में हंसी की वैज्ञानिक व्याख्या देकर इसकी महत्व तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सुप्रभाव को स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक व्यक्त किया गया है. एक व्यक्ति के गुलाब के फूल के साथ काल्पनिक वार्तालाप के माध्यम से हंसी की वास्तविक तात्पर्य तथा इसे सदा बनाए रखने की विधि का निरूपण किया गया है. तो इसमें हंसी के बारे में बताया है कि किस प्रकार से हंसी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से उसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है. यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि मानसिक स्थिति का स्वास्थ्य पर गहन संबंध होता है. अधिकांश रोग मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं. एक स्वस्थ व्यक्ति का अशुभ समाचार सुनकर आकुल हो जाता है. एक स्वस्थ व्यक्ति कोई भी अशुभ समाचार सुनकर आकुल हो जाता है तथा निराशा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है. इसका कारण है मानसिक तनाव. इसके विपरीत हंसी मस्तिष्क की नसों को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि निराशा और आकुलता दबने लगती है और पाचन क्रिया उत्कृष्ट हो जाती है. रक्त प्रवाह में उत्तमता आ जाती है तथा व्यक्ति ताजगी का अनुभव करने लगता है. फलतः वह मुंह खोलकर ठहाका लगाता है जिसके कारण नाक सिकुड़ जाती है और आंखें बंद होने का प्रयत्न करती हैं. कंधे ऊपर उठ जाते हैं, सिर पीछे की ओर अथवा दाएं बाएं गति करता है. धड़ घूमने की चेष्टा करता है. पांव धरती पर थपथपा उठते हैं. कई बार तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं. ये लक्षण पूर्ण हंसी के होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया. प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी व्यक्ति को खुलकर हंसते हुए देखकर इन सब तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं. तो आपको इसमें बताया कि किस प्रकार से जो हंसी है वो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है. कि जब कोई व्यक्ति है वो स्वस्थ है, खुश है,
लेकिन जैसे ही वो कोई अशुभ समाचार सुनता है तो उसके चेहरे पर अचानक से एक तनाव आ जाता है, यही मानसिक तनाव होता है। और इसके विपरीत है कि जब हम हंसते हैं तो हंसने के कारण हमारी है जो निराशा है, हमारी आकुलता है, वो सारी कुछ नष्ट होने लगती है और उसके साथ साथ में हमें हमारा जो रक्त प्रवाह है वो उत्तम हो जाता है, ताजगी बनी रहती है। और इसके साथ साथ में हमें बताया कि किस प्रकार से जब हम हंसते हैं तो नाक सिकुड़ जाती है, आंखें हमारी बंद होने लगती हैं, कंधे हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। तो वही सब बताया कि किस प्रकार से जब व्यक्ति सचमुच में हंसता है, वास्तविक हंसी जो उसकी होती है, तो यही सब होता है। हंसी से प्राप्त होने वाले हर्ष वास्तव में प्रकृति द्वारा मानव को दी जाने वाली श्रेष्ठतम वरदान है। ऊपर हमने हंसी की वैज्ञानिक परिभाषा दे दी है, परंतु मोटे तौर पर इसे स्पष्ट करने हेतु यह कहना ही पर्याप्त होगा कि हम तभी हंसते हैं जब हम अच्छे मूड मिजाज में होते, मूड यानी मिजाज, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तथा हम अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों आदि के समर्थन की आशा करने के विषय में आश्वस्त होते हैं। परंतु प्रकृति से हम सबको एक शिकायत भी है, जब उसने हमें रुलाने के लिए प्याज बनाए तो हंसाने के लिए अन्य चीज, सब्जी अथवा फल क्यों नहीं बनाया। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जीवन में सुख के पल कष्टपूर्ण पलों से कहीं कम होते हैं। कि कह रहे हैं कि जब हम प्रकृति से ये हमारी शिकायत है कि जब उन्होंने कि हम प्याज काटते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि जब हमें रुलाने के लिए प्याज बनाए तो हंसाने के लिए ऐसी कोई भी सब्जी या कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं बनाई जिससे कि हम हंस सकते। तो इसका एक ही कारण है कि जीवन में जो सुख के पल हैं वो कष्टपूर्ण पलों में से कहीं कम है। आइए समझने का प्रयत्न करें कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हंसी शरीर पर निम्नलिखित विधियों से प्रभाव डालती है। कि हंसी का हमारे स्वास्थ्य के सुप्रभाव किस प्रकार से पड़ता है ये हम जानते हैं। शरीर की मांसपेशियों के तनाव में भारी कमी आ जाती है। हंसने से क्या होता है कि शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें तनाव कम हो जाता है, भारी कमी आ जाती है यानी बहुत कम हो जाता है। दूसरा, हंसने से शरीर का श्लेष कफ लुप्त हो जाता है, फलतः श्वसन क्रिया परिष्कृत तथा सुगम हो जाती है। और हंसने के कारण है जो शरीर का कफ है वो भी लुप्त हो जाता है, और जिससे जो हमारी श्वसन क्रिया है यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो हम आसानी से ले सकते हैं आराम से। हंसने से हृदय का व्यायाम होता है तथा रक्त प्रवाह में सुधार आता है। हंसने के कारण क्या होता है, हृदय का व्यायाम हो जाता है और इससे रक्त का जो प्रभाव है उसमें भी सुधार आता है। हंसी के फलस्वरूप शरीर का उष्मांक कम हो जाता है तथा शरीर हल्का हो जाता है। जो हंसी के कारण क्या होता है, शरीर का उष्मांक है वो कम हो जाता है और जिससे शरीर हल्का हो जाता है। आगे है, परंतु एक बात ध्यान रखना परमावश्यक है, एक बात है जो हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि चीज की भी अति हानिकारक होती है। कि किसी चीज की भी अति हानिकारक होती है, कि कोई भी चीज हो उसकी आवश्यकता से अधिक होना हानिकारक है। अत्यंत उच्च हंसी हृदय रोग का कारण भी बन सकती है। कि कोई भी चीज होती है उसकी अति यानी आवश्यकता से जब वो ज्यादा हो जाती है तो वो सारी चीजें ही हानिकारक होती हैं। इसी प्रकार से जो हंसी भी है वो भी आवश्यकता से अधिक हानिकारक है। इसके कारण अत्यधिक उच्च हंसी हृदय रोग का कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है तो उसके लिए अधिक हंसना भयावह सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके पेट के टाँके खुल सकते हैं। कि किसी व्यक्ति के लिए हंसना है, जो जिसका अभी पेट का ऑपरेशन हुआ है उसके लिए हंसना है वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसके जो टाँके हैं पेट के वो खुल सकते हैं। क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारी सभी मांसपेशियां खुल जाती हैं। आगे कुछ भी कहिए, हंसी व्यक्ति के मिजाज को ऊपर उठाने वाला टॉनिक ही माना जाता है। कि चाहे कुछ भी कहें लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हंसी है वो व्यक्ति के मिजाज को ऊपर उठाने वाला टॉनिक ही है। यह मस्तिष्क की ग्रंथियों को खोलकर व्यक्ति के चेहरे को खिला देती है। प्राय ये कहा जाता है कि हंसने पर कोई दाम नहीं लगती। यही नहीं, हंसी पास बैठे व्यक्तियों को प्रसन्नचित बना देती है, वह भी हंसने वाले को कोई हानि पहुंचाए बिना। हंसी अन्य लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। हंसमुख व्यक्ति को लोग ढूंढते रहते हैं तथा उसके साथ मित्रता करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके विपरीत चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई दूर रहने की चेष्टा करता है। अब कह रहे हैं कि हंसी है वो ऊपर उठाने वाला मिजाज है। कि हंसी के कारण क्या होता है, सभी का मन है वो अच्छा हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है। यह
मस्तिष्क की ग्रंथियों को खोलकर व्यक्ति के चेहरे को खिला देती है। और इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति का चेहरा हमेशा, जो आपने देखा होगा, जो हंसमुख व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छा लगता है सभी को, और हंसने पे कोई दाम नहीं लगते। ये भी कहते हैं ना कि हंस ले कोई दाम थोड़ी लगेंगे। यही नहीं, जो हंसी पास बैठे वाले व्यक्तियों को प्रसन्नचित्त बना देती है। इसके साथ में जो हंसी मजाक वाला व्यक्ति होता है उसके पास में सभी लोग बैठना चाहते हैं, सभी उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है वो हमेशा, चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई क्या करता है, दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन जो हंसमुख व्यक्ति होता है उससे हर कोई दोस्ती करने की कोशिश करता है, हर कोई चाहता है कि वो मेरा दोस्त बने। तो इसी कारण से हंसी का है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो चिड़चिड़े व्यक्ति होते हैं उसके पास में कोई भी नहीं बैठता। हंसना तथा मुस्कुराना वास्तव में एक कला है। हंसना और मुस्कुराना भी एक कला है जो कि जादू का कार्य करती है। प्राकृतिक हंसी के पीछे कोई ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावना नहीं होती, वह दूसरों को सदैव अच्छा प्रभाव डालती है। जो प्राकृतिक हंसी है, यानी कि जो अपने आप आती है, ये नहीं जबरदस्ती हंसना। जो प्राकृतिक हंसी होती है उसके पीछे ना कोई ईर्ष्या की भावना होती है, ना ही द्वेष की भावना होती है। वह दूसरों पर सदैव अच्छा ही प्रभाव डालती है। वो दूसरों पर क्या करती है, हमेशा अच्छा प्रभाव डालती है। परंतु झूठी और फीकी हंसी एक पाखंड होती है। लेकिन जो कोई व्यक्ति दिखावे के लिए या झूठी हंसी हंसता है वो पाखंड है, जो दूसरों पर सदा कुप्रभाव ही डालती है। और ऐसी हंसी क्या करती है, दूसरों के ऊपर कुप्रभाव डालती है, यानी बुरा प्रभाव डालती है। सच्ची और प्राकृतिक हंसी एक चमत्कार के समान होती है, नहीं केवल हंसाने वाले के लिए अपितु सुनाने वाले के लिए। जो हंसी होती है, जो सच्ची और प्राकृतिक हंसी है वो चमत्कार के समान होती है। वो न केवल हंसने वाले के लिए अपितु सुनने वाले के लिए भी। कि जो प्राकृतिक हंसी है, जो सच्ची हंसी है, वो जो हंस रहा है उसके लिए भी अच्छी होती है, और जो सामने वाला उसके सामने बैठा हुआ है या जो उसकी हंसी को सुनने वाला है उसके लिए भी वो हंसी बहुत ही अच्छी होती है, अच्छा प्रभाव डालती है। किसी व्यक्ति ने खिले हुए गुलाब के फूल को देखा तो उससे पूछने लगा, आप चारों तरफ से कांटों से घिरे होने पर भी खिले हुए हैं तथा हंसी आपके चेहरे पर फूटती हुई दृष्टिगोचर हो रही है, क्या आप मुझे इसका रहस्य बताएंगे? तो कह रहे हैं दृष्टिगोचर का मतलब होता है बेटा दिखाई दे रही है। कि कोई व्यक्ति है जो फूल से पूछता है कि आप ये बताइए कि गुलाब का फूल आपने देखा होगा, गुलाब के फूल के चारों तरफ कांटे होते हैं। तो कह रहे हैं कि आप हमेशा कांटों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी गुलाब देखा आपने कितना सुंदर और कितना खिला खिला होता है, कि उसके बाद में भी आपके चेहरे पर हमेशा खिली रहती है, जो चेहरे पर है आपकी हंसी फूटती हुई दिखाई देती है हमेशा। इसका क्या कारण है? तो बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू। Welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class, we have read our third chapter of history, the Delhi Sultanate. Today we continue our class with the topic, the army. The army was an important institution during the Sultanate period, as the strength and loyalty of the army also determined the power of the king. कि आर्मी सुल्तनत के टाइम में, जब दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम में आर्मी एक महत्वपूर्ण भाग थी, एक महत्वपूर्ण संस्था थी। और आर्मी कितनी लॉयल है इसी से पता लगता था कि राजा कितना पावरफुल है। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, आर्चर्स एंड सैपर्स। कि आर्मी के अंदर कौन कौन होते थे? पैदल होते थे, घुड़सवार होते थे, हाथी सवार होते थे, ठीक है। तो कई सारे पार्ट्स होते थे उनके। अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग आर्मी, द इक्तदार्स ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रूप्स टू द सुल्तान ड्यूरिंग वॉर। और स्टैंडिंग आर्मी के लिए जो ट्रूप्स होते थे, मैंने कल आपको बताया था ना कि थल सेना के अंदर जो सैनिक होते हैं उनको ट्रूप्स बोलते हैं। तो इक्तदार जो होते थे वो भी सैनिक भेजते थे वार के टाइम में सुल्तान को। Among the officials who looked after the military administration, it was the Ariz-i Mamulik who was the most important. और जो ऑफिशियल्स होते थे उनके अंदर जो मिलिट्री का प्रशासन होता था उसकी देखरेख आरिज-आई मुमलिक करता था, जो बहुत महत्वपूर्ण था। चेरा वॉज मेंटेन्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑनवर्ड्स। और जो चेहरा था
वो मेंटेन की जाती थी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से। दिस इंक्लूडेड ए फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द सोल्जर्स हु वर मेंटेन्ड। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता था? चेहरा, मतलब कि जो सैनिक होते थे उनका पूरा बायोडाटा तैयार करना कि कौन सा जो सैनिक है वो कहाँ से है, क्या कौन सी सेना के अंदर होगा, कितना मतलब कि ईमानदार है या नहीं है, कितना बहादुर है, तो ये सारा होता था। दग और द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंश्योर्ड दैट ओनली गुड क्वालिटी हॉर्सेस वर ब्रॉट टू द किंग्स। और जो दग होता था और द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, और हॉर्सों की मतलब कि ब्रांडिंग से देखा जाता था और ये श्योर किया जाता था कि गुड क्वालिटी जो होती है वो ही राजा को भेजी जाए। दीज प्रैक्टिसाइज कंटिन्यूड टिल मोहम्मद बिन तुगलक रीजन। और ये कब तक रहा? ये मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन तक रहा। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ द एम्पायर। For effective administration, the Delhi Sultanate was divided into provinces और सूबाज। अच्छा प्रशासन चलाने के लिए जो दिल्ली सल्तनत थी उसको प्रोविंसेस और सूबा में डिवाइड किया गया था। ईच सूबा हैड ए नंबर ऑफ शेख्स विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगनाज। कि जो सूबा था वो 6 में बटा हुआ था और जो सूबे जो 6 थी उनको फिर से डिवाइड किया गया था परगना में। ए परगना वॉज मेड अप ऑफ मैनी विलेजेस। परगना में बहुत सारे गांव होते थे। ईच सूबा वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ ए मुफ्ती और गवर्नर। और प्रत्येक सूबा या तो मुफ्ती कहते थे उसको या गवर्नर के अंडर में होती थी। सिकदार एंड आमिल वर द हेड ऑफ ए सिख एंड ए परगना। सिकदार जो सिख होती थी उसका हेड होता था और परगना का हेड आमिल होता था। इंपॉर्टेंट विलेजेस ऑफिशियल इंक्लूडेड कुत्स और लैंड ओनर एंड हेडमैन ऑफ मुकदाम्स। और जो इम्पोर्टेंट विलेज ऑफिशियल्स, जो गांव के मुख्य मतलब कि ऑफिशियल वर्कर होते थे, जो राजशाही वर्कर होते थे, वो कुत्स और या तो लैंड के ओनर होते थे या जो गांव का मुखिया होता था हेडमैन ऑफ मुकदाम्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द जुडिशरी। द जुडिशरी वॉज ऑल्सो हेडेड बाय सुल्तान। की जुडिशरी भी सुल्तान के द्वारा बनाई जाती थी। लीगल ऑफिसर्स लाइक द काजी उल मुमलिक एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुल्तानत वर इम्पोर्टेंट। और इनके अंदर कौन कौन जो लीगल मतलब कानूनी अफसर होते थे उनको काजी आई मुमलिक और चीफ जस्टिस जो सुल्तान का होता था वो इम्पोर्टेंट होते थे। द काजी वॉज द हेड ऑफ लीगल सिस्टम। और जो काजी होता था वो कानूनी सिस्टम का हेड होता था। द अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट वर ब्रॉट अप टू द काजी। और जो लोअर कोर्ट की अपील आती थी वो काजी तक आती थी। इब्न बतूता वॉज ए काजी इन मोहम्मद बिन तुगलक कोर्ट फॉर 8 years। और जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में 8 साल तक क्या रहा? काजी रहा था। द रॉयल हाउस होल्ड वॉज रन मोस्टली विद द हेल्प ऑफ द स्लेव्स हु एक्टेड एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स। कि जो रॉयल हाउस होल्ड था वो किस तरीके से चलाए जाते, जो शाही घराने होते थे वो किस तरीके से चलाए जाते थे कि जो उनके पर्सनल स्लेव्स होते थे, जो स्लेव्स होते थे वो उनको बॉडीगार्ड के रूप में वो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे। हिस्टोरियन बिलीव दैट अलाउद्दीन खिलजी ऑन 50,000 स्लेव्स। और इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के 50,000 गुलाम थे। द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड्स वर प्रोड्यूस्ड इन वर्कशॉप और कारखान्स। और जो रॉयल जो शाही राजघराने थे उनके जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो वर्कशॉप्स और कारखानाज में बनती थी। ईच वर्कशॉप वॉज लुक्ड आफ्टर बाई ए नोबल कॉल्ड मालिक। और जो प्रत्येक काम मतलब कि वर्कशॉप होती थी उसको मालिक देखता था। क्लॉथ, एम्ब्रॉयड, ब्रॉडकास्ट्स, पेंटिंग एटसेट्रा वर सम ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे क्या क्या बनाए जाते थे? कपड़े या कोई जैसे कि जरीदार कोई पर्दे वगैरह या जैसे कालीन वगैरह और पेंटिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी।
Land revenue was the most important source of royal income during the Delhi Sultanate. कि जो भूमि कर था वो एक महत्वपूर्ण सोर्स था शाही इनकम का. खराज लैंड टैक्स होता था, गरी हाउस टैक्स होता था और चरारी कैटल टैक्स होता था. वर सम ऑफ द टैक्सेस द पीजेंट्स हैड टू पे. ये कुछ टैक्सेस होते थे जो किसान पे करते थे. रेवेन्यू ऑफिशियल्स लाइक चौधरी हेड ऑफ ए 100 विलेजेस. ये 100 विलेजेस का हेड होता था चौधरी. कुट एंड मुकदम रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे. जो अभी हमने पढ़ा था कि गांव में जो मुख्य ऑफिशियल वर्कर्स होते थे या ऑफिशियल्स होते थे वो यही होते थे, कुत एंड मुकदम्स. लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ टैक्स. कि जो टैक्स लेते थे वो या तो चौधरी लेते थे हेड ऑफ 100 विलेजेस या कुत या मुकदम लेते थे. until the time of Alauddin Khilji, these officials were exempted for paying tax. और अलाउद्दीन खिलजी के काल में लोगों को टैक्स देने से छूट मिली हुई थी. Alauddin Khilji introduced many economic measures which according to Barani were to prevent the exploitation of peasants by the revenue officials. और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे जो इकोनॉमिक हैं, आर्थिक हैं, वो पैमाने बनाए जिसके अकॉर्डिंग लोगों को टैक्स देने पड़ते थे. लैंड वॉज मेजर्ड प्रायर टू फिक्सिंग द अमाउंट टू पेड एज रेवेन्यू. और लैंड को मापा जाता था अमाउंट जो कर होता था उसको देने से पहले. इट वॉज यूजुअली फिक्स्ड एट 50% ऑफ द यील्ड. और जो खेती योग्य भूमि होती थी उसके 50% टैक्स फिक्स किया गया था. फ्रॉम हिज रीजन ऑनवर्ड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर ऑल्सो मेड टू पे रेवेन्यू. और इनके काल में क्या था कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे उनको भी पे करना पड़ता था. टू मेक श्योर दैट द पीपल कुड अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज द प्राइसेस ऑफ एवरीडे आर्टिकल लाइक ऑयल, फूड, ग्रेन, क्लॉथ, शुगर एट्सेट्रा. और ये भी देखा जाता कि लोग मतलब उनकी जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं, जैसे कि तेल है, खाना है, अनाज है, कपड़े हैं, चीनी है, शक्कर जिसको बोलते हैं, तो एट्सेट्रा वर फिक्स्ड. कि ये मतलब है कि लोग अपनी बेसिक चीज़ें खरीद सकें, इसके लिए इतना उन चीज़ों का मूल्य निर्धारित किया गया था. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर अनाउंस्ड फॉर दोज हु चार्ज मोर देन द फिक्स प्राइजेस. और कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी, उनका अनाउंसमेंट किया हुआ था कि यदि जो फिक्स प्राइस किया हुआ है उससे ज़्यादा किसी ने चार्ज किया तो. एन ऑफिशियल कॉल्ड शामा वॉज अपॉइंटेड टू मॉनिटर द ट्रेडर्स. और एक जो ऑफिशियल जो राजदरबार का एक व्यक्ति शामा जिसको बोलते थे, शामा, उसको अपॉइंट किया गया था इन ट्रेडर्स को मॉनिटर करने के लिए एंड मर्चेंट्स को भी. जो व्यापारी होते थे उनको और जो जमीन मतलब कि व्यापारी होते थे उनको और जो मर्चेंट्स होते थे कि उनको देखना है कि कहीं वो ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले रहे हैं. मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू cesses, but these new taxes are believed to have led to violent rebellions. मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे नए टैक्सेस लगाए, लेकिन ये टैक्सेस किसका कारण बने? बहुत ही भयानक वायलेंट क्रांतियों का कारण बने. ही ऑल्सो ऑर्डर्ड स्ट्रिक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. और उसने भी स्ट्रिक्ट कलेक्शन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बोला हुआ था. ए न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वॉज सेटअप टू प्रमोट एग्रीकल्चर. और एक मतलब कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक मिनिस्ट्री बिठाई गई थी, एक उनको नीति तैयार की गई थी या उन्होंने एक यहाँ पे कमेटी बनाई हुई थी जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे. एंड टू एक्सटेंड लोन्स टू फार्मर, और लोन दे फार्मर्स को. इट वॉज फिरोज शाह तुगलक हु एब्लॉइज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस. और फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को एब्लॉइज किया था, उनका विरोध किया था. नाउ वी डू आवर क्वेश्चन आंसर. गिव वन वर्ड. डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी ने कौन सी डायनेस्टी स्थापित की थी? तुर्किस. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज ऑल्सो नोन एज लकबख्श. द फाउंडर ऑफ द Timurid डायनेस्टी, तैमूर. द फर्स्ट लोधी सुल्तान एंड द निज़ाम
Khan Balol Lodi, one who abolished many different kinds of taxes, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है बेटा, कि उस टाइम में बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे। आपने अभी हम जो चैप्टर रीड कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे। उसने सिर्फ ऑफिशियल्स को ही टैक्स से बचाया हुआ था, जो लोग थे बेचारे उनको टैक्स देना पड़ता था, स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे उनके। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा था जिन्होंने टैक्सेस को, बहुत सारे टैक्सेस को एब्लॉइश किया था, उनको उन्होंने नकार दिया था। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मामूलिक डायनेस्टी? द फाउंडर ऑफ द मामूलिक डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकाल देना है। द फाउंडर ऑफ द मामूलिक डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। When did the decline of the Delhi Sultanate starts? Answer is the decline of the Delhi Sultanate start after the death of Firoz Shah Tughlaq। कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो गया था। Which ruler claimed to be descendant of चंगेज खान? तो चंगेज खान के डिसेंडेंट कौन थे? तो तिमूरिड थे। द तिमूरिड रूलर क्लेम्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। ठीक है बेटा, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तिमूरिड रूलर क्लेम टू बी द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। आपको सिर्फ एक एक वर्ड जोड़ना है। ठीक है, फर्स्ट में आपने क्या जोड़ा कि द फाउंडर ऑफ द मामूलिक डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आपने जोड़ा कि द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड। यहाँ पे आपका स्टार्टेड आ जाएगा क्योंकि डिड है और डिड को जब हम हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। थर्ड है आपका तिमूरिड रूलर क्लेम्ड टू बी डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। मेंशन वन इकोनॉमिक मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। One economic measure introduced by Alauddin Khilji was pay fix revenue। ठीक है, was pay या paying was paying fix revenue। क्या है? One economic measure introduced by Alauddin Khilji was paying fix revenue। ठीक है। अब है नेम द काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल हैड टू पे अंडर द सल्तनत रूल। कि सल्तनत रूल के अंदर लोगों को कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ते थे। तो अभी हमने पढ़ा था खैराज, गारी और चराई। ठीक है, तो ये टैक्सेस हैं। द काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल हैड टू पे अंडर द सल्तनत रूल वर खैराज, गारी एंड चराई। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। वेरी वन वर्ड और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बेटा आपको ये करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड रीड द चैप्टर अगेन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Friends, welcome to our YouTube channel. This is for class 7th. Students, yesterday we completed in the previous video we completed with the chapter models. Now we are going to start with the next chapter, that is active voice and passive voice, that is chapter 12. So students, now let's start. I will tell you define of active and passive voice. Now let's start. First of all, I will tell you the transitive verb. Transitive verb is a verb which has an object. Transitive verbs are which has an object. वो verbs जिनके साथ object connect होते हैं. Now transitive verb has two types, that is active voice and passive voice. Now I will tell you about active voice and passive voice. Active voice are those verbs which subject
subject of a verb also performs the action. They are called active voice, but in the passive voice, subject receives that action named in the verb. It means जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब होते हैं और वो ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जो हम ये कहते हैं कि जो वर्ब्स काम कर सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता उन वर्ब्स का, एक्शन के साथ ओनली, तो वो होते हैं पैसिव वॉइस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर। फर्स्ट इज Sheila purchased a car. Sheila purchased a car. So इसमें जो purchased verb है, now in this purchased is related to Sheila, क्योंकि ये purchase किसने की है? शीला ने। So अब इसको हम passive voice में change करेंगे तो कैसे change करेंगे? A car purchased by Sheila। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को चेंज किया है ऑब्जेक्ट में। So students, now I will tell you some rules and regulations related to this, how we are going to change active voice to passive voice. Now let's start. Now I will tell you the rules of conversion from active voice to passive voice। एक्टिव वॉइस से हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट रूल इज इंटरचेंज द पोजीशन। Interchange the position of subject to object। Now example is, अभी जैसे हमने जो डिफाइन के साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसी तरीके से एक एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। राम wrote 3 letters। अब इसमें जो wrote हमें वर्ब, ये क्या है? वर्ब, और ये किसके साथ कनेक्ट है? राम के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट है। और इसमें ऑब्जेक्ट का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तब इसको हम क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 letters were written by राम। तो इसमें जो हमने 3 letters को जो हमने चेंज किया 3 letters को ऑब्जेक्ट में, अब ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये है आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस और ये है आपका पैसिव वॉइस में। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और इसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट रूल, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नाउ सेकेंड रूल इज रिलेटेड टू आवर
प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है, जैसे जो हम प्रीपोजिशन है बाय, वो यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं तो हम यूज करते हैं बाय का, जो हमारे पास है प्रीपोजिशन। लेकिन हम एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं करते बाय, हम पुट ही नहीं करते बाय, ओके। बट इन पैसिव वॉइस व्हेन वी आर गोइंग टू यूज बाय, तो हम इसका ध्यान रखेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम बाय जब पुट करेंगे सेंटेंस में, तो वो ऑब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, राम wrote 3 letters, 3 letters, ये था आपका एक्टिव वॉइस। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 3 letters were written by राम। तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास 3 लेटर्स यानी कि जो हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, और इसका हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। तो जब अब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इससे पहले हम बाय वर्ड यूज करेंगे इन पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ पे हमने बाय वर्ड यूज किया है राम से पहले, और राम क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय वर्ड यूज किया है। तो हम बाय वर्ड को हमेशा बिफोर ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे इन पैसिव वॉइस, एंड बाय इज द preposition as you all know. So students, as you have you cleared 2 rules with conversion of active voice to passive voice. आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं। On the basis of 2 rules, if you are having any problem, just read these rules in your book also, so that you will clearly understand this. Thank you everyone. In this video, I will discuss with you some current affairs of last 6 months. Okay, that video is for class 6 to 8th. In previous video, I discussed with you some chapters of GK book. So let's start current affairs. Which city is declared as the summer capital of Uttarakhand? Student, Uttarakhand is a state of our country, and इट्स समर जो कैपिटल है वो कौन सी है, गेरशन। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। जो WWF फंड है उसके एम्बेसडर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट वन इज विच सिटी होस्टेड द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2020? कौन सी सिटी में होस्ट हुआ था ये इंडियन साइंस कांग्रेस? आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट। ओके, नेक्स्ट वन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड इन दिस ईयर 2020? तो आंसर इज ब्राज़ील। जो ब्राज़ील कंट्री है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे देश के चीफ गेस्ट थे 2020 जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी को, उसमें। नेक्स्ट वन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल बैंकर ऑफ 2020? नेशनल बैंकर का अवार्ड किसको मिला है? RBI गवर्नर शशिकांत दास। जो शशिकांत दास करंट में RBI के जो गवर्नर है उनको ये अवार्ड मिला है नेशनल बैंकर का। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच फिल्म विन्स द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन 77th गोल्डन ग्लोबे 2020? किस फिल्म ने जो अवार्ड जीता था बेस्ट ड्रामा पिक्चर अवार्ड? तो उसका नाम है 1917, ये फिल्म का नेम है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच प्लेयर रिसीव द पोली अर्मिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2018 एंड 19?
तो आंसर इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह है जो वो मुंबई इंडियंस टीम में भी थे आईपीएल के टाइम, उनको ये इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट वन है विच पोर्ट इज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से जो अदर कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है थ्रू द वाटर शिप्स। ओके, तो आंसर इज कोलकाता। जो कोलकाता पोर्ट है उसको रीनेम कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से। नेक्स्ट वन इज हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू क्लेम 100 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल्स। आंसर इज कुलदीप यादव। नेक्स्ट वन इज हु बिकम द फर्स्ट वुमेन परेड एडजस्टेंट इन आर्मी डे परेड। फर्स्ट वुमेन परेड का के नाम में जो कौन सी वुमेन थी जो फर्स्ट थी? कैप्टन तानिया शेरगिल। जो ये कैप्टन थी आर्मी में और इसका नेम है तानिया शेरगिल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। अरविंद कृष्णा इलेक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ। जो अरविंद कृष्ण है वो किस कंपनी के CEO सेलेक्ट हुए हैं? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज एन IT कंपनी। ओके, विच स्टेट रिपोर्टेड द फर्स्ट कन्फर्म कोरोना वायरस केस इन इंडिया। फर्स्ट कन्फर्म केस कौन से स्टेट में आया था सबसे पहले? केरला में। हु बिकम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर वर्ल्ड वाइड टू विन द प्रेस्टिगियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आंसर इज रानी रामपाल। ये फर्स्ट हॉकी प्लेयर थे जो वर्ल्ड वाइड में विन किया था इन्होंने। नेक्स्ट वन इज 14 क्वेश्चन। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन्स वुमेन सिंगल टाइटल इन 2020। तो आंसर इज सोफिया केनिन। नेक्स्ट वन इज हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन्स मैन। वो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वुमेन्स में सिंगल टाइटल किसने विन किया था? सोफिया केनिन ने। और मेंस में नोविक दजोविक। ओके, तो स्टूडेंट these are your current affair question you have to learn. Our next question is question number 16. Who win the best actor awards at 90 seconds। जो 92 ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स हैं, सेरेमनी है, उस पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्होंने विन किया था? जो कि फोनिक्स ने। नेक्स्ट वन इज हु विन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस का किन्होंने अवार्ड? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्होंने विन किया था? रीने जेल्विगर। नेक्स्ट वन है विच फिल्म विन द बेस्ट मूवी अवार्ड इन 92 ऑस्कर अकेडमी अवार्ड सेरेमनी। तो आंसर इज पैरासाइट। जो पैरासाइट मूवी है उन्होंने। नेक्स्ट वन विच टीम विन द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020। आंसर इज बांग्लादेश। ICC जो अंडर-19 है उसमें कौन सी टीम विनर थी? बांग्लादेश। नेक्स्ट वन है हिंदी इज द फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इन 2019 विद 615 मिलियन स्पीकर। तो कौन सी लैंग्वेज बनी थी? हिंदी 3rd नंबर पे थी जो मोस्टली पीपल्स के थ्रू स्पीक की जाती है। इन सम प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस विद यू मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो उन 10 लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज भी थी और इन 2019 में 3rd प्लेस पे हिंदी ने अचीव किया है। ओके, तो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स and write in your notebook for revise in your exam. Student, you have to prepare your essay1 for best preparation. Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School,
Rajpura. Student for class 7, in previous video yesterday we have just learned the new chapter number 8, the affection of snakes. So in this regard we will just continue the same chapter, the second part. So let us start. So let us start. And you know your cousin Mary is coming tomorrow to stay with us. अब जो है ग्रैंड मदर कहती है ग्रैंडफादर से कि तुम्हें पता है कि कज़न मैरी जो है वो कल आ रही है हमारे साथ रहने के लिए. शी विल लीव द मिनट शी नोज देयर स्नेक इन द हाउस. और वो जो है जब उसको ये पता चलेगा कि घर में सांप है तो वो उसी क्षण जो है वापस चली जाएगी. Well, perhaps we should show it to her as soon as she arrives. ठीक है, तो शायद हमें जो है जैसे ही वो आती है हमें उसी टाइम उसको ये सांप दिखा देना चाहिए. said grandfather. Grandfather ने कहा. Who did not look forward to the visitors of relatives. कि ये हमें जो है जो विजिटर्स हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हमें ये चीज़ जो है बता देनी चाहिए कि उनको भी पता चले. यू विल टू नो सच थिंग्स. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे. सेड ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर से कहा. वेल, आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन. और मैं इसे जो है गार्डन में नहीं रहने दूंगी, खुला छोड़ने के लिए नहीं दूंगी. It might find its way into the poultry house, and where would we be? और हो सकता है कि ये अपना रास्ता पोल्ट्री हाउस में बना ले और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. और हम फिर जो है कहाँ पे रहेंगे. ओह, हाउ इरिटेटिंग यू आर. तुम कितने जो है इरिटेटिंग हो, परेशान करते हो. ग्रम्बल ग्रैंडमदर. शिकायत करते हुए ग्रैंडमदर कहती है. लुक, द थिंग इज इन द बाथरूम. अब देखो कि जो चीज़ें बाथरूम में हैं. देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू ब्रॉट इट फ्रॉम. और तुम जो है देखो बाथरूम में क्या है और उसके बाद वापस जाकर के देखो उस आदमी को ढूंढो जिससे तुम इसको लेके आए हो. Ask him to come here and collect it. और उसको यहाँ बोलो आकर के इसको यहाँ से लेके जाए. And so in my Western presence. और मेरी जो है प्रेजेंस में, यानी कि ऐसे शी जस्ट से लाइक दैट. फादर कहता है उसको मोहित होकर के, सम्मोहित होकर के कहता है ग्रैंडमदर को कि ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इनटू द बाथरूम एंड प्लेस्ड इट इन द टब. और उसके बाद जो है ग्रैंडफादर क्या करते हैं कि स्नेक को लेकर, पाइथन को, और उसे बाथरूम में जो है बाथरूम के टब में डाल देते हैं. आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट. और उसके बाद डोर क्लोज कर देते हैं. ही गेव मी अ सैड लुक. और उन्होंने क्या किया, ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही दुखी भरी नज़र से ग्रैंडमदर को देखा. परहैप्स योर ग्रैंडमदर इज राइट दिस टाइम. शायद तुम्हारी दादी जो है इस बार सही है. ही सेड. उसने कहा. आफ्टर ऑल वी डू नॉट वॉन्ट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टीटू. और कहता है कि हमें जो है ये स्नेक्स जो है इसको जो है नहीं टीटू को अलाउ करना चाहिए ताकि वो इसे पकड़ सके. हमें पकड़ने के लिए उसे नहीं देना चाहिए. एंड इट्स श्योर टू बी वेरी हंग्री. और जो है वो शायद भूखा भी हो. ही borrowed of the bazaar to look for the snake chamber. और he hurried. अब वो जल्दी जल्दी जो है बाजार के लिए निकल पड़े.
स्नेक चैम्बर यानी कि जो सांप जिसमें रखते हैं उसका जो है वो लेने के लिए, स्नेक चैम्बर लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े दादाजी। बट लेकिन ही हैड गॉन फॉर अबाउट 2 hours, और वो 2 घंटे के लिए जो है बाजार गए हुए थे। वाइल ग्रैंडमदर प्लेस्ड अप इट डाउन द वरांडा, और ग्रैंडमदर जो है वो बरांडे में बैठी हुई थी। व्हेन ग्रैंडफादर रिटर्न, जब दादाजी वापस आए, लुकिंग crestfallen, we knew he had not been able to find the snake chamber। मतलब वो है कि ऐसे he was just looking crestfallen का मतलब शिकायत भरी नजरों से देखना। तो वो इस तरह से देख रहे थे कि उनको पता था कि उनको जो है स्नेक चैम्बर नहीं मिला। तो इस तरह से जब ग्रैंडफादर देख रहे थे तो ग्रैंडमदर को रियलाइज हो गया कि वो इस तरह से शिकायत भरी नजरों से देख रहे हैं तो उन्हें जो है स्नेक चैम्बर नहीं मिला। वेल ठीक है, देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, अब जो है अगर नहीं मिला तो कृपया करके आप इस स्नेक को चुपचाप अपने आप इसे दूर ले जाइए। सेड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने कहा, लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड, और इसको जो है आप जंगल में ले जाइए और नदी के किनारे इसको छोड़ दीजिएगा। ऑलराइट ठीक है, बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, लेकिन पहले मुझे इसे कुछ खिला देना चाहिए। सेड ग्रैंडफादर एंड वेंट इनटू द बाथरूम। अब जब दादाजी ने कहा कि पहले मैं इसे कुछ खिला दूं, ये कह के उन्होंने बाथरूम खोला। फॉलोड इन सिंगल फाइल बाय माई सेल्फ, और उसके बाद वो अकेले ही उसे अंदर गए ढूंढने के लिए। ग्रैंड मदर एंड द कुक एंड द गार्डनर, और दादी, कुक और माली, ये तीनों जो उसके पीछे पीछे थे। Grandfather opened the door and stepped into the bathroom. ग्रैंडफादर ने डोर ओपन किया और बाथरूम में जो है स्टेप्ड बाथरूम में पैर रखा। I peeped round his legs while the others stayed well behind, और जैसे ही उन्होंने जो है मुड़ कर के देखा, वापस मुड़े तो तीनों के तीनों बाकी पीछे खड़े हो गए थे। We should not see the python anywhere. We could not see the python anywhere. और उन्हें वो पाइथन सांप कहीं भी नहीं मिला। He has gone, announced grandfather. वो निकल गया है, ग्रैंडफादर ने अनाउंस किया कि बाथरूम में पाइथन सांप नहीं है। सो स्टूडेंट, आज का जो है यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगी, और आपको करना क्या है, आप इसको रीडिंग कीजिए और अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, और साथ में साथ आपको जो वर्ड लगता है कि डिफ़िकल्ट है वो आप अपनी कॉपी में नोट करके डिक्शनरी की हेल्प से, कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है तो वो आप इसे कीजिएगा। और इसके बाद द सेम थिंग, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।